Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हमें आंसर चाहिए आपकी तरफ से। और बेटा ये वो क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जेई के एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं फायदा देंगे, उलझाएंगे और वो क्वेश्चंस आपको हमेशा हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, When there is a leakage of ammonia refrigerant, अमोनिया रेफ्रिजरेंट अगर लीक करता है तो सल्फर स्टिक का हम यूज करते हैं। मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, इसका वीडियो दिखाया था ना, सल्फर स्टिक वो लगाते हैं अमोनिया के पास। तो वो कहता है कौन सी स्मोक देता है, रेड स्मोक, ब्लू स्मोक, व्हाइट स्मोक या येलो स्मोक। जी, तो इसका रिप्लाई रिप्लाई जरूर करें बेटा। 1A, 1B, 1C, 1D, इस तरह से लिख के आप आंसर जरूर दें। इस तरह से आंसर जरूर दें। जितने बच्चे लाइव हैं वो कम से कम वो तो आंसर सही दें। ठीक है, आंसर हमेशा सही दीजिए ताकि हमें इसका इजी से पता लग सके कि आपको आता है या नहीं आता। ओके, 1 का ए। अरे मेरे भाई साहब, क्या बात है। तो बेटा ये देखो, आप अगर आप नहीं पढ़ते तो बहुत गलत बात है। आपने वीडियो ही देखी है मेरी तो भी आपको पता होना चाहिए। आप याद करिए, वो जो सल्फर स्टिक पास लाता है, एक धुआं निकलता था, तो उसमें वो क्या ये कोई रेड कलर का दिखा था कहीं पे? उसमें था व्हाइट कलर का बेटा, उसमें व्हाइट कलर का था, ना कि हमारे पास रेड स्मोक था। ठीक है, तो व्हाइट होता है विनोद, और पहले आपने ए आंसर दिया, अब व्हाइट लिख रहे हैं। तो व्हाइट कलर का होता है बेटा स्मोक, याद कर लो, अमोनिया में। तो ये कोई मैं से रट्टा मारने को बोल नहीं रहा। मेरे पास तो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी कि वीडियो देखो, ये सल्फर स्टिक लगा रहा है और धुआं उठ रहा है, व्हाइट कलर का स्मोक निकल रहा है उसमें से। ये तो मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि सर आपने नहीं कराया हुआ, ये करवाया हुआ है। ठीक है, ओके ओके ओके। और बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो साथ साथ मैं आपको नोट करवाता रहूंगा, जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया। ठीक है, -60 डिग्री होता है। ठीक है, अमोनिया का हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो आपको बताता जाऊंगा। फ्रीजिंग पॉइंट अमोनिया का -60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास ये, और व्हाइट स्मोक देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो व्हाइट स्मोक बनाता है जब अमोनिया के साथ मिक्स होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें सल्फर स्टिक बोल रहे हो ना, वो सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास बनाता है, और हमारे पास कहां आएगा, एक व्हाइट स्मोक अपीयर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ, वो आपको लिखते रहना है, साथ साथ मेरे साथ लिखते रहना है कि सर ने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, इसको लिखना है मुझे। ओके, नेक्स्ट चले। If the operating temperature for a Carnot pump is -3 डिग्री सेंटीग्रेड and 27 डिग्री सेंटीग्रेड, then its COP is, तो आप इसके लिए आपके पास टाइम है, समय है। ठीक है, 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व कीजिए। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहे हैं तो भी आप सॉल्व जरूर कीजिए। बेटा अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप अभी कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं, तो आपको नींद आएगी। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन करो जरूर, करो जरूर। ये नहीं है कि सर मेरे से तो होता ही नहीं, हाथ पहले ही खड़े कर दो कि सर मेरे से नहीं होता, तो ऐसा मत करना। ट्राई जरूर करो, ट्राई जरूर करो इसको जल्दी से। मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको, और 1 मिनट का समय शुरू हो रहा है आपका। ठीक है, और 1 मिनट बाद मैं नहीं तो आपको करवा दूंगा जल्दी से। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। मैं यहाँ पे सेकंड का आपको कर रहा हूं। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, 1 मिनट का समय है आपके पास, तो जल्दी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। किसी का अगर आंसर आता है तो जल्दी से जल्दी इस पे भी क्लिक कर दीजिए।
2 का डी, धीरज कुमार कह रहे हैं डी, बाकी भी बोल दीजिए बेटा। कोई किसी ने बी बोला है, डी बोला है, ठीक है, ओके चलो ठीक है। तो अगर आपसे हो पाया तो अच्छी बात है, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई जरूर करो, बार बार कहूंगा ट्राई जरूर करो, कभी भी ट्राई से पीछे नहीं हटता है। तो सबसे पहले तो बात भाई साहब क्या है, सीओपी ऑफ किसका है, पंप। पंप कौन सा, हीट पंप ही होगा, रेफ्रिजरेटर की तो बात की नहीं है। तो हमारे पास उसमें क्या होता है कि हमें डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, ऊपर क्या होता है डिजायर्ड इफेक्ट। अब डिजायर्ड इफेक्ट उसमें है हायर टेम्परेचर और नीचे है हायर माइनस लोअर टेम्परेचर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, सीओपी का यही फॉर्मूला होता है। अब हायर टेम्परेचर देखें तो 27 डिग्री, लेकिन इसमें क्या करना है 273 ऐड करना है, 273 ऐड करना है। तो ऐड करेंगे हम इसमें ये आ जाएगा 9 और 10, ये हो गया पूरा पूरा 300 हो गया ना, 300 हो गया। तो ये 273 इसमें ऐड करेंगे 270 बन जाएगा वो। तो आपको बस ये ऐड इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर लेना है, इसमें कोई मतलब मुश्किल वाला काम नहीं दिया हुआ, ठीक है। 300 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 270, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 30, तो ये कट के कितना आ जाएगा 10, तो हमारे पास 10 वाला राइट आंसर है, ठीक है, 10 वाला क्या है राइट आंसर है, ठीक है। तो आई होप ये सबने सही आंसर दिया हो। सीओपी 9 नहीं है बेटा, सीओपी 9 नहीं है, 10 है, 10, ठीक है। चलो शाबाश, करो बेटा करो, जितना ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, करो इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट करो इस क्वेश्चन के करने के बाद हमारे पास ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसोऑक्टेन इज, आइसोऑक्टेन का नंबर क्या होगा, आइसोऑक्टेन का नंबर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से, थोड़ी स्पीड पे लिखें, ठीक है। देखो पार्टिसिपेट आप करते हो लिखने में तो मुझे भी मजा आता है कि हाँ कोई बात आप रिप्लाई कर रहे हो, आप रिप्लाई कर रहे हो तो मजा आता है हमें भी आपके रिप्लाई देख के कि हाँ आप रिप्लाई कर रहे हैं। ओके, आइसोऑक्टेन का नंबर क्या होगा जी, 100 बेटा 100, शाबाश, 100 होगा। आइसोऑक्टेन का नंबर जो होता है वो हमारे पास 100 होता है, जब हम ऑक्टेन नंबर की बात करते हैं आइसोऑक्टेन का नंबर 100 होता है। देखिए बेटा एसआई इंजन में जब हमारे पास होता है एसआई इंजन में, तो ये एंटी नॉकिंग रेटिंग होती है। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ऑक्टेन रेटिंग इसको कहते हैं, या आइसो एंटी नॉकिंग रेटिंग बोलते हैं, इनका नाम भी लिख लो बेटा, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए किस लिए होता है, ताकि ये ऑटो इग्निशन ना हो पाए, एसआई इंजन में अपने आप वो इग्निशन ना कर जाए, ऑटो इग्निशन ना कर जाए, इसलिए हमारे पास ऑक्टेन हम यूज करते हैं। इसमें 2 यूज करते हैं, नॉर्मल हेप्टेन और आइसोऑक्टेन। नॉर्मल हेप्टेन और उसका फॉर्मूला याद कर लें C7H18, C7H18, और आइसोऑक्टेन का C8H18, ठीक है, इसका 7 और इसका 8, इसका 18, इसका 18। तो आइसोऑक्टेन अकेला हो तो उसका नंबर 100 बन जाता है, उसका नंबर 100 बन जाता है। तो इसको लिख लो बेटा, लिख लो इसको, जितना सही से लिख सकते हो इसको लिख लो। तो नॉर्मल हेप्टेन हमारे पास जितना ज्यादा होता है, नॉर्मल हेप्टेन अगर ज्यादा डालते हैं तो एंटी नॉकिंग नहीं है, लेकिन आइसोऑक्टेन जितना डालते रहते हैं उतना हमारे पास फायदा है, उतना ज्यादा वो क्या करेगा कि एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी उसके अंदर ज्यादा होगी। अगर आइसोऑक्टेन अकेला लिखा है तो उसका मतलब क्या है, उसका नंबर 100 है, उसका नंबर क्या है 100 है, ठीक है। तो हायर ऑक्टेन इज रिलेटेड ओनली टू लॉन्गर इग्निशन डिले विच प्रिवेंट नॉकिंग, इसको भी आप याद कर लो, लिख लो। क्या करेगा कि जितना आप हायर ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूज यूज करेंगे उतना ज्यादा लॉन्गर इग्निशन डिले होगा। तो ये रिलेशन भी ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। आप नॉर्मल हेप्टेन के बारे में पूछ सकते हैं, इसके नंबर पूछ सकते हैं, इसका ये नंबर पूछ सकते हैं, ठीक है, इवन इसका आपको एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी के बारे में पूछ सकते हैं, आपको इग्निशन डिले के बारे में पूछ सकते हैं। तो इसको लिख लो, तो लिख लो क्या है कि ऑक्टेन नंबर जितना हाई होता है, ऑक्टेन नंबर जितना हाई होता है तो उतना लॉन्गर इग्निशन डिले होता है, लॉन्गर
इग्निशन डिले होता है, ठीक है, इग्निशन डिले होता है। ये सब कुछ याद कर लीजिए। तो ये इसी के अंदर क्वेश्चन काफी बन जाते हैं। ये एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन के अंदर कितने ही क्वेश्चन छुपे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, अ कंप्यूटर लैब हैविंग अ लोड ऑफ 450, अगर आपसे पढ़ा नहीं जा रहा तो मैं यहां पे लिख देता हूं। अ कंप्यूटर लैब, एक कंप्यूटर लैब है, हैविंग अ लोड ऑफ 450 मेगा जूल पर डे, एक दिन में उसके अंदर इतनी हीट पैदा हो रही है कंप्यूटर लैब के अंदर, क्योंकि भाई सब कंप्यूटर पड़े हैं तो उसको ठंडा करना है, पूरा दिन 24 घंटे उसको ठंडा करना है। इट रिक्वायर्स एन एयर कंडीशन प्लांट ऑफ द कैपेसिटी अबाउट, तो कहता है कि एक एयर कंडीशन लगाना पड़े तो कितनी कैपेसिटी का लगाना पड़ेगा, कितनी कैपेसिटी का लगाना पड़ेगा अगर इतनी एक दिन में एनर्जी वो बना रहा है। ठीक है, कोई कर सकता है तो इस क्वेश्चन को करिए, नहीं तो मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं दे रहा आपको, टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, जिसको आता है वो करे। अगर आप दिमाग लगाएं इसमें, देखो हमारे पास हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है वो सुनिए। एक है कंप्यूटर लैब, उसके अंदर हीट पैदा हो रही है, हीट पैदा हो रही है कितनी, 450 मेगा जूल पर डे, पर डे, डे का मतलब 24 आवर में। हमें यहां से एक एसी लगाना है, कितना बड़ा लगाएं कि वो सारी की सारी हीट यहां से उठा के बाहर फेंक दे, ताकि हमारे पास जो है कूलिंग वहां की बनी रहे। तो हम इसकी हीट उठा के कहां फेंकना चाहते हैं, बाहर। ये काम किसका है, एयर कंडीशन का। अब हमें देखो इसमें एक चीज याद रखनी है, एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि एयर कंडीशन का जो 1 टन का एयर कंडीशन होता है वो 1 सेकंड में कितनी हीट बाहर फेंकता है, कोई बता सकता है? एयर कंडीशन का 1 सेकंड में कितनी हीट बाहर फेंकता है, वो आपको याद है क्या? कितनी हीट बाहर फेंकता है? जल्दी से अगर कोई बता सकता है तो अच्छी बात है। ठीक है, 1 सेकंड में। तो याद करो, याद करो, यूनिट्स याद करो। यूनिट्स याद करोगे तो एयर कंडीशन की क्या यूनिट होते हैं, 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, किलो जूल पर सेकेंड। तो ये इसके क्या होते हैं, यूनिट। शाबाश विनोद, शाबाश। 3.5, ये अगर हम इस पूरा यूनिट लिखें तो ये क्या है, किलो जूल पर सेकेंड। तो हमारे पास टोटल हीट आ कितनी रही है, आ रही है इतनी, लेकिन ये क्या है, एक दिन में। एक दिन में हमें क्या दिक्कत है, हम क्या करेंगे, इसको उठा के 1 सेकंड में निकाल लेंगे कि ये कितनी 1 सेकंड में बिजली पैदा कर रहा है। ठीक है, इसको खत्म करें। हाँ जी, तो अब आ जाइए यहां पे। अब मेरे पास 450 मेगा जूल, मेगा को मतलब हम अगर कन्वर्ट कर सके किलो में तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बनेगा, किलो जूल। अब डे है, ये 24 घंटे में कर रहा है, तो 24 से डिवाइड करो, ये 1 घंटे में निकल आएगा। 60 से डिवाइड करो, 1 मिनट में आ जाएगा। 60 से डिवाइड करो, 1 सेकंड में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, किलो जूल पर सेकंड। अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये सेकंड में निकल आएगा। अब हमारे पास कितने टन का हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर, सॉरी एसी रिक्वायर्ड, कितना बड़ा एसी रिक्वायर्ड है। तो सीधी सी बात है बेटा, टोटल हीट इतनी है, 1 टन का इतने में निकालता है, तो डिवाइड कर लेंगे, हमें पता लग जाएगा कितने टन का एसी चाहिए। इसको डिवाइड करो पहले, तो इसको करो, इसको करोगे तो कितना निकल आएगा, इसको करोगे तो ये आएगा 5.21, ये आ जाएगा 5.21। देखो ये बना रहा है इतनी हीट 1 सेकंड में, कंप्यूटर लैब के अंदर 1 सेकंड में 5.21 किलो जूल की हीट पैदा हो रही है। 1 टन का उठाता है इतना, तो हमें दो चाहिए होंगे, 1.5 चाहिए होगा, वो देख लेते हैं, डिवाइड करके देख लो बस। 5.21 को डिवाइड कर दीजिए 3.5 से, तो काट के देखिए इसको कितना आता है, काट के देखिए इसको कितना आता है। तो ये अराउंड क्या है, 1.48 मतलब आसपास 1.5 टन के एसी के। तो हमें पता लग गया बेटा 1.5 टन का एसी रिक्वायर्ड है, 1.5 टन का एसी रिक्वायर्ड। आई होप ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा आपको। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो ये देखिए क्वेश्चन जो होते हैं इस तरह के आ जाते हैं, है आसान।
है आसान, लेकिन अगर दिमाग में ही नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन करना कैसे, एक ही वैल्यू दे रखी है और कुछ है ही नहीं, हमें तो ये याद करना है बस 1 सेकंड में इतने किलो जूल हीट उठा के बाहर फेंक देता है, कितनी 1 सेकंड में बन रही है उसको डिवाइड कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट करें तो ये हो गया होगा क्वेश्चन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए एंथैल्पी, अब ये क्वेश्चन का आंसर जरूर दे बेटा, ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दे। मैं आपसे होप करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। मुझे ये क्वेश्चन नंबर नहीं पता, मैं 5 लिख रहा हूं, चलो 5 का मुझे याद नहीं है कितने नंबर क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है, तो इसका रिप्लाई जरूर दे, ठीक है। आपके पास 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड है, आप मुझे बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। हाँ जी बेटा जल्दी से, क्विक 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 क्विक। एंथैल्पी के यूनिट्स एमएलटी फॉर्म। अब ये मत बोलना कि ये सर एमएलटी क्या होता है। देखो अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी जेई के 2022 वाले फोल्डर में फिजिक्स है, अगर आपने फिजिक्स नहीं किया तो आपकी गलती है। फिजिक्स जरूर करें, फिजिक्स में हमारे पास आंसर आता है, ये क्या हो गया ब्लर, आजा हाँ जी, फिजिक्स जरूर करें बेटा, नहीं तो फायदा नहीं है, फिजिक्स के बिना फायदा नहीं मिलेगा आपको। 5 का सी, 5 का डी नहीं मेरे बच्चे। देखो अगर एंथैल्पी की बात करो तो आपको एंथैल्पी होती क्या है, अगर हम बात करें तो वो होता है U प्लस पीवी, है ना, U प्लस पीवी। U क्या है, एनर्जी, P इंटू वी क्या है, एनर्जी। अगर हम इसके एनर्जी के यूनिट निकालें, अब एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या है, अगर हम एनर्जी के यूनिट निकालें, एनर्जी, तो हमारे पास एनर्जी क्या होती है, वर्क की तो होती है, वर्क होती है, तो वर्क क्या होता है हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स क्या होता है हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये क्या है, डिस्टेंस। मास का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या है, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे मास का 1, एल का स्क्वायर और टी का -2, तो ये बनेगा आपका राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। अब देख लो बेटा हमारी तैयारी कितनी है, आप देख लो, अगर आपका गलत हो रहा है ये क्वेश्चन तो आपने तैयारी अभी शुरू ही नहीं की है, ये लगा लीजिए, आपने शुरू ही नहीं की अभी तैयारी, आप अपने मन को धोखा दे रहे हैं कि सर मैं पढ़ रहा हूं। आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप एक टाइम पास कर रहे हैं, अगर इसको भी गलत कर रहे हैं। बेटा ये क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि इन चीजों को ध्यान दीजिए। देखो किसी के भी यूनिट निकाल सकते हो, आपको किसी के भी पूछे, ये देखो P इंटू वी क्या होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अब प्रेशर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, स्क्वायर को इससे काट दीजिए, तो ये क्या बन गया, न्यूटन मीटर। अभी तो निकाला है ये देखो न्यूटन मीटर, ये भी तो होता है न्यूटन और ये होता है मीटर, तो यही तो निकाला है मैंने, ये फिर न्यूटन मीटर आ गया, तो न्यूटन मीटर क्या आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। -2 से गलत हो गया सर, -2 नहीं गलत हुआ धीरज कुमार, क्वेश्चन गलत हो गया। देखो क्वेश्चन में आपका चाहे एक पॉइंट गलत हो चाहे कुछ भी, आपका नंबर गया, और इवन ये लगाओ, देखो जहां तो 1 मार्क्स ऐड होना है वहां 0.25 कट रहा है, ये याद हमेशा रखें, बहुत ज्यादा डिफरेंस आप पीछे चले जाते हो, कहां तो एक आना है, ऐड होना है, कहां जो किया है उसमें से भी हमने कटवा लेने अपने नंबर, तो बहुत ही ज्यादा होते हैं बेटा 0.25, बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा होते हैं हमारे पास 0.2 नंबर, तो हमारे पास 0.25, तो आगे चले बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन आई होप ये पढ़ा नहीं जाएगा, शायद मैं लिख देता हूं, आपको दोबारा लिख के बताता हूं, ठीक है, क्वेश्चन मुझे बहुत अलग अलग जगह से लेने पड़ते हैं, ठीक है। इन स्टीम जनरेटर कहता है, एक स्टीम जनरेटर है मतलब बॉयलर है, ठीक है, स्टीम जनरेटर, द फीड वाटर सप्लाई
रेट इज 205 किलोग्राम पर आवर। देखो इतना पानी हमारे पास आ रहा है एक घंटे में 205 किलोग्राम का। द रेट ऑफ कोल फायर्ड, तो रेट ऑफ कोल फायर्ड कितना आग लगा रहे हैं, कोयला कितना जल रहा है, 23 किलोग्राम एक घंटे में, 23 किलोग्राम एक घंटे में। नेट एंथैल्पी राइज ऑफ वाटर, तो एंथैल्पी कितनी बढ़ रही है, फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टीम इज 145 किलो जूल पर किलोग्राम। तो एंथैल्पी जो राइज हो रही है, 145 किलो जूल पर किलोग्राम। तो हमारे पास एंथैल्पी राइज इतनी हो रही है। इफ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, कोल की कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है, वो है हमारे पास 2050 किलो जूल पर किलोग्राम, ये है। देन द स्टीम जनरेटर एफिशिएंसी विल बी अप्रोक्सीमेट, तो स्टीम जनरेटर की एफिशिएंसी कितनी होगी, अगर कोई कर सकता है क्वेश्चन को तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको तंग नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक तो आपको पता होना चाहिए आपको, ठीक है, कुछ हद तक आपको पता होना चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है इसमें पूछ लीजिए। क्या कह रहा है कि स्टीम जनरेटर है, उसमें हम वाटर जो दे रहे हैं, पानी जो उसके अंदर है वो है 205 किलोग्राम पर आवर, ठीक है, एक घंटे में 205 किलोग्राम पानी उसके अंदर आ रहा है। रेट ऑफ कोल फायर्ड, कितना कोयला जला रहे हैं, वो है 23 किलोग्राम पर आवर, एक घंटे में 23 किलोग्राम कोयला जल जाता है। और एंथैल्पी जितनी बढ़ रही है, 145 किलो जूल की एंथैल्पी बढ़ रही है 1 किलोग्राम में, और कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है 2050। देखो आपको करना क्या होता है, स्टीम बनाते वक्त हमें करना क्या है, हमें कोयला जलाना है, कोयला कितनी एनर्जी दे रहा है वो हमें पता होना चाहिए। हमें पता है कि मास ऑफ फ्यूल एक घंटे में कितना जल रहा है, देखो 23 किलोग्राम चल रहा है, एक घंटे में 23 किलोग्राम चल रहा है, और इसको कैलोरीफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि 1 किलोग्राम, देखो 1 किलोग्राम कोयला जब जलेगा तो कितनी हीट देगा, 1 किलोग्राम कोयला जब जलेगा तो 2050 किलो जूल हीट देगा, लेकिन एक घंटे में कितना कोयला जल रहा है, 23 किलोग्राम। 1 किलो जलेगा तो 2050 देगा, किलो जूल एनर्जी देगा, ठीक है। और हमें जला कितने रहे हैं, 23 किलोग्राम। 23 किलोग्राम के लिए एनर्जी कैसे निकले, इसको 23 से मल्टीप्लाई करो, 1 किलोग्राम इतना दे रहा है, 23 किलोग्राम कितना देगा, तो मास ऑफ फ्यूल को कैलोरीफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दो। ऊपर है मेरे पास मास ऑफ वाटर, कितना वाटर आ रहा है और उसमें एंथैल्पी कितनी बढ़ रही है, बस ये फॉर्मूला बन गया बेटा। तो ये से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब तो निकाल देंगे बेटा, अब तो निकाल देंगे ना, एनीवन 72% देखते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास एफिशिएंसी बन जाएगी, तो 100 से मल्टीप्लाई करके एफिशिएंसी का फॉर्मूले से निकल आएगा। तो एनीवन, किसी का आंसर आया, जी जल्दी से बेटा। तो ये अराउंड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, जल्दी से करो, डी, शाबाश, 62, शाबाश, 62 के आसपास आएगा बेटा, 62 के आसपास आएगा, तो 62% इज द राइट आंसर। तो हमें बस ये समझना है कि क्वेश्चन करना कैसे है। देखो क्वेश्चन आएगा और घुमा के थोड़ा सा पूछ लेगा, थोड़ा बहुत घुमाता है, यहां कई बार घंटा पर आर नहीं दिया होगा, कुछ और दे देगा, तो आपको वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि आर में मत देके वो मिनट में दे देगा, मिनट में नहीं देगा तो वो किसी और में दे देगा, ठीक है। तो वो वैल्यू जो है वो ऊपर नीचे दे देगा, जानबूझ के करेगा बेटा, ये खेल खेलते हैं, जानबूझ के खेल खेलते हैं। ये अगर चाहता तो क्या कर सकता था, ये कर सकता था इसको इसके साथ दे देता है, कैलोरीफिक वैल्यू के साथ, तो इजी लगता, लेकिन उसने पहले एक वैल्यू, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, उल्टा पुल्टा करके दे दिया वैल्यू, और कुछ नहीं किया, वैल्यू उल्टा पुल्टा करके दे दिया। 62% इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलो, इफ द COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज 6,
देन द रेशियो ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इज। देखो ये क्वेश्चन आसान वाले में आते हैं, लेकिन दिमाग में ये आना चाहिए कि कैसे करना है इसको। अगर हमें ये पता लग गया कैसे करना है तो इजी है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है अगर हमारे पास इसका मतलब ही ना पता हो। पहली बात तो सीओपी की वैल्यू पता होनी चाहिए, कि सीओपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर सीओपी का फॉर्मूला नहीं पता तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो सीओपी मैंने बता रखा है क्या, डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है रेफ्रिजरेटर के केस में, ये कौन सा है, रेफ्रिजरेटर के लिए। तो लोअर टेम्परेचर है हमारा, डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, लोअर टेम्परेचर, हायर माइनस लोअर टेम्परेचर, यही होता है। अब हमारे पास क्या है, ये आ गया, देखो सीओपी दे रखा है 6, ये 6 लिख दिया, टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल, ठीक है। अब इसमें इजी सा है कि इसको इधर ले जाओ। हमें करना क्या है, रेशियो लेना है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब टी एच अपॉन टी एल निकालना है, बस टी एच अपॉन टी एल निकालना है। मैं इसको इधर ले जाता हूं, 6 को इधर, ये इस वाले को इस तरफ ले आता हूं, टी एच माइनस टी एल, ठीक है, टी एल यहां आ गया। अब ये 6 जो है उठा के इधर ले आते हैं और ये टी एल नीचे ले आते हैं। कुछ कारण है इसको इस तरह से खेल खेलने का, कुछ कारण है, ठीक है। 6 इधर ले जाते हैं, टी एच माइनस टी एल, और 6 इधर चला गया, डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी कहां जाएगा ये, इरेजर, ये रहा, ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा 1/6 और टीएल नीचे आ जाएगा, टीएल नीचे आ जाएगा। अब हम इसके साथ खेल खेल सकते हैं, टीएच के नीचे टीएल लिख सकते हैं, टीएच अपॉन टीएल लिख सकते हैं, इसके नीचे माइनस लिख सकते हैं, टीएल अपॉन टीएल ये तो लिख सकते हैं ना, ठीक है, टीएल अपॉन टीएल ये लिख सकते हैं, इजिकल टू 1/6 ये लिख सकते हैं। अब इसमें अगर नोट करोगे तो हमारे पास ये कट रहा है, टीएल और टीएल कट रहा है, तो ये रह जाएगा टी एच अपॉन टी एल -1 इजिकल टू 1/6, -1 उधर चला जाएगा तो टी एच अपॉन टी एल इजिकल टू 1/6 प्लस 1 हो जाएगा। अब 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, 6 उधर जाएगा, 6 एलसीएम 6 1 + 6 1 + 6, तो ये आ जाएगा 7/6। 7/6 क्या आ गया, टी एच बाई टी एल, तो टी एच बाई टी एल ही तो निकालना था, 7:6, 7:6, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन समझ आया या नहीं, क्वेश्चन समझ आया या नहीं, क्वेश्चन आया समझ, डी शाबाश, ओके। देखो फिर मैं बार बार कहूंगा ये क्वेश्चन आने हैं, आसान होते हैं, लेकिन हमें किए ही नहीं होते तो हमें मुश्किल लगते हैं, किए नहीं होते तो हमें मुश्किल लगते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो बेटा, ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस को करो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इन थर्मोमेट्री द स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट इज, इन थर्मोमेट्री द स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट इज, इसका राइट आंसर लिखो बेटा जल्दी से, इसका राइट आंसर जल्दी से लिखो। थोड़ा स्पीड अप करो यार, स्पीड अप करो यार, थोड़ा सा जल्दी राइट आंसर दो, जल्दी, टाइम मत लगाओ, इतना टाइम मत लगाओ। ट्रिपल पॉइंट, शाबाश। ट्रिपल पॉइंट क्यों लेते हैं, रीजन भी होता है बेटा। देखो ट्रिपल पॉइंट जो है ना वो फिक्स पॉइंट है, जो पानी का ट्रिपल पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, किसी चीज की बॉइलिंग पॉइंट, आइस पॉइंट, वेपर पॉइंट, ये सब चेंज होते हैं प्रेशर के कारण, टेम्परेचर के कारण चेंज होते रहते हैं, किसी का कोई फिक्स नहीं है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट आप बोलो तो खड़े खड़े कोई कह दे पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको 100 डिग्री, बस आप फेल हो गए वहीं पे, क्योंकि कभी भी नहीं होता 100 डिग्री टेम्परेचर, वो फिक्स नहीं है, क्योंकि वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां पे है। अगर आपका प्रेशर चेंज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है। तो हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो फिक्स है,
वो चेंज नहीं होगा, चाहे प्रेशर बढ़ाओ चाहे प्रेशर कम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये चेंज करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और याद कर लो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है यूनिक वैल्यू है उसकी 273, याद कर लो इसको 273.16 केल्विन, पॉइंट या 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड इनमें पूछा जाता है। और ये कई बार क्वेश्चन में ना क्या करेगा कि 273.15 दे देगा जानबूझ के, या 14 दे देगा, या वो क्या करेगा 10 दे देगा आपको उलझाने के लिए कि 273 हम तो 273 याद करके चले जाते हैं कि 273 है, लेकिन वो 0.16 बहुत बड़ी चीज है, 0.16 बहुत बड़ी चीज है कि 0.16 ही राइट आंसर है, आपके पास इधर उधर नहीं लेके जाना, ठीक है। तो हमारा बाकी सब कुछ जो है वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये जो है वो एक फिक्स पॉइंट है, कभी भी चेंज नहीं होता। देखिए आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे पढ़ा नहीं जाएगा तो मैं इसको बोल के दिखाता हूं, ठीक है। इन रैंकाइन साइकिल, एक रैंकाइन साइकिल है, रैंकाइन साइकिल एक रैंकाइन साइकिल है। एडियाबैटिक एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द प्राइम मूव्स, ठीक है। तो प्राइम मूवर में जब वो मूव करता है तो उसका एंथैल्पी ड्रॉप आता है 840 किलो जूल पर किलोग्राम। अब देखो, अब प्राइम मूवर की बात करें तो रैंकाइन साइकिल में मूव कौन करता है? बॉयलर तो मूव नहीं करता, टरबाइन ही मूव करती है। तो टरबाइन के अक्रॉस जो है एंथैल्पी ड्रॉप मतलब वर्क कितना कर रही है टरबाइन, वो हमें दे दिया। एंथैल्पी ऑफ स्टीम सप्लाइड इज 294 किलो जूल पर किलोग्राम। तो एंथैल्पी ऑफ स्टीम सप्लाइड मतलब स्टीम कितनी सप्लाई दे रही है, वो है 294 किलो जूल पर किलोग्राम। If the back pressure is 0.1 bar, then the specific steam consumption is, तब कहता है तो specific steam consumption निकालो, specific steam consumption निकालो। अब देखो मैं आपको बताता हूं, इसमें जो बातें दी हैं वो फालतू में सिर्फ आपको डराने के लिए दी है, सिर्फ आपको डराने के लिए, क्योंकि डराना भी बहुत जरूरी है बच्चों को ना, कि डर के ही क्वेश्चन छोड़ जाएं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, एंथैल्पी ड्रॉप अक्रॉस प्राइम मूवर 840 किलो जूल, माय गॉड, एंथैल्पी ऑफ स्टीम इज 294, बैक प्रेशर, ये बैक प्रेशर कहां से छोड़ यार, क्वेश्चन होगा ही। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन होता क्या है। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज द अमाउंट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर, मतलब इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास 1 यूनिट बिजली, जैसे कहते हैं ना 1 यूनिट बिजली करते हैं या 1 किलोवाट आवर बात कर लें, तो 1 किलोवाट आवर जो है उसका वर्क पैदा करना, ऑफ वर्क, ठीक है, ऑफ वर्क। किलोवाट आवर, देखो खेलो चीजों के साथ खेलो। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम। अगर हम इसकी बात करें तो पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल आता है? वर्क, ठीक है। तो वर्क क्या है बेटा? वर्क है पावर इंटू टाइम। अब पावर जो है हमारे पास वो दे रखी है ये किलोवाट आवर, ठीक है। तो हमारे पास किलोवाट आवर, किलोवाट पावर होती है, टाइम क्या होता है आवर में, तो ये क्या निकलता है? वर्क। तो ये क्या निकलेगा? वर्क क्या यूनिट होते हैं? किलो जूल या किलोवाट आवर एक ही बात है, किलोवाट आवर एक ही बात है। तो हमारे पास इसमें ये बात समझ के देखो क्या मतलब है इसका, ठीक है। ये आ गया स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन।
स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन। अब स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन अगर आपको बोलता है इस केस में कि इसको निकालो, तो वो किस तरह से निकालना है? ठीक है, सिंपल सा वैल्यू किस तरह से लिखोगे? देखो, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, तो वो निकलेगा कैसे? देखो, 1 किलोवाट आवर होता क्या है वो समझ लो। हमारे पास होता है कि ये मतलब पर सेकंड की बात करें तो वो होता है 3600, और इसका सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लो। अगर आपका दिमाग नहीं यूज करना आपने तो सीधा से याद कर लो, 3600 डिवाइडेड बाय नेटवर्क बस। अगर आपको कुछ और नहीं याद करना कि आपको लगता है सर ये कैसे करूं वो कैसे करूं, ठीक है, ये कैसे करूं वो कैसे करूं, तो इसकी बजाय हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा याद करेंगे, सीधा सीधा याद करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कैसे आएगा, इसको नोट करो जल्दी से, इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, तो हमारे पास देखो 3600 डिवाइडेड बाय नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? टरबाइन का वर्क माइनस पंप का वर्क। अब देखो, पंप का वर्क निग्लिजिबल होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं कि पंप वर्क की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास रह क्या गया, 3600 डिवाइडेड बाय टरबाइन का वर्क। अब टरबाइन का वर्क है कहां पे? वो है यहां पे, एंड ये वाला बस। क्यों? क्योंकि प्राइम मूवर कौन है? टरबाइन। टरबाइन का वर्क क्या है? जो ये है। तो बस नीचे क्या लिखना है, 3600 डिवाइडेड बाय 840, बस मेरा बेटा, और ये हमारा निकल आएगा। इसका काट पीट के जो आंसर आता है वो आता है बेटा 4.28 4.28, ठीक है, किलोजूल पर किलोग्राम, किलोजूल पर किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम, इसका ये सही यूनिट बनेंगे किलोग्राम पर किलोवाट आवर, पर किलोवाट ये आ रहा है। ठीक है, किलोग्राम इसका क्या यूनिट बनेंगे, किलोग्राम पर किलोवाट आवर। अगर किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो। तो ये आ गया 4.28, तो ये बन जाएगा बी, इसका राइट आंसर बन जाएगा। एनीवन, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो बेटा, नहीं समझ आया तो पूछ लो, रीजन क्या है, कैसे करना है, अगर आपको नहीं समझ आया तो पूछ लो। और बेटा बाद में मत बोलना कि सर ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया और हमें समझ नहीं आ रहा। ये रीजन है क्वेश्चन, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो समझ, अभी भी मौका है आपके पास, पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम। इजी, आगे चले, आगे चले बेटा। ओके, चले आगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था बेटा, इन आइडल कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन 20 डिग्री एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्नोट इंजन जो है वो 20 डिग्री और 200 डिग्री के बीच में चल रहा है। इफ 10 किलोवाट ऑफ पावर, 10 किलोवाट की किलोवाट पावर प्रोड्यूस कर रहा है, इज प्रोड्यूस हो रही है, द रेट एट विच हीट इज रिजेक्टेड, तो हीट किस रेट पे रिजेक्ट होगी वो बताइए, हीट किस रेट पे रिजेक्ट होगी वो बताइए। ठीक है, तो अगर कोई कर सकता है तो इसको करो। बेटा ढूंढ के लाने पड़ते हैं विनोद कुमार। क्वेश्चन जो है, आप ये मानिए कि हम जो मेहनत करते हैं बेटा, वो आपको लगता होगा सर क्या अच्छा है, 1 घंटा क्लास लो और अपना जाओ, 1-1.5 घंटा क्लास लो। टीचर की मेहनत बैक में ज्यादा होती है। हाँ, वो अलग बात है कि कॉलेजेस में ये मेहनत नहीं करते। क्या करते हैं, देखो आप कॉलेज में भी देखोगे तो 8 घंटे का अगर कॉलेज होता है तो उसमें कहेंगे कि आपके सिर्फ 3 लेक्चर है, बाकी के फ्री नहीं होते। एक्चुअली उनको कहते हैं कि तैयारी करो उस लेक्चर की। हमें ये कम से कम 4 पेपर में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाने पड़ते हैं कि हाँ बेटा क्वेश्चन अच्छा आए जो आपको फायदा दे। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ इसका क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर बताओ जल्दी से। 10 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस कर रहा है, टेम्परेचर लिमिट है 20 डिग्री और 200 डिग्री, तो हमारे पास हीट रिजेक्टेड बताओ किस रेट पे होगा। एनीवन, किसी को होता है क्वेश्चन, होता है तो बताओ, नहीं तो हम कराएं बेटा जल्दी से। देखो, आपको अगर समझना है तो सिंपल सी बात समझो। पहले तो हमारे पास होता क्या है,
एक होता है हीट सप्लाइड, एक होता है Q1 हीट सप्लाइड। उसके बाद वो इंजन को देता है हीट सप्लाई और वो वर्क देता है, हमें क्या देता है, वो वर्क। और यहां पे हम हीट रिजेक्ट कर देते हैं Q2 रिजेक्ट कर देते हैं। अब इसमें दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क कितना कर रहे हो और हीट सप्लाई कितनी दे रहे हो, हीट सप्लाई कितनी दे रहे हो। हमें तो हीट रिजेक्टेड पूछा है, Q2 पूछा है, Q1 तो वो नहीं पूछा हमें। तो बात समझ रहे हो, हमें अगर नहीं पूछा तो हम करें क्या, किस तरह से क्वेश्चन करें, जल्दी से बताइए इसको, जल्दी से बताइए इसको। अगर आप में से कोई कर सकता है तो जल्दी से बताइए इसको। थोड़ा सा स्पीड अप करो, थोड़ा स्पीड अप करो, तभी मजा आएगा आपका क्वेश्चन करने का। एनीवन? देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो, नहीं तो ऐसे नहीं मजा आएगा। देखो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये चीज होगी, ये चीज होगी कि हमें निकालना चाहते हैं लेकिन ना हमें एफिशिएंसी पता। ओके, वर्क डन हमें पता है, ये वर्क डन हमें पता है कि वर्क डन हमें दे रखा है, पावर प्रोड्यूस हमारे पास दे रखी है कि कितना पावर प्रोड्यूस हो रही है। हमारे पास Q1 निकल सकता है, एफिशिएंसी ये Q1 भी नहीं पता। अब Q2 होता क्या है, देखो Q1 माइनस Q1 में से Q2 माइनस कर दे तो क्या आ जाता है, वर्क डन। तो हम निकाल सकते हैं एक दूसरे से कुछ ना कुछ करके। अगर मुझे वर्क डन निकाल मतलब पता है ऑलरेडी, Q1 यहां से निकल जाए तो ये Q2 निकल जाएगा, लेकिन Q1 यहां से निकलेगा, इसके लिए एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला आसान है, 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। अगर हमें ये फॉर्मूला याद है किसका, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल का, तो कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता है, टी लोअर, लोअर टेम्परेचर क्या है 20, लेकिन उसमें 273 ऐड कर दीजिए, 273 ऐड कर दीजिए तो 293 बन जाएगा, 293। हायर टेम्परेचर है 200, लेकिन इसमें भी 273 ऐड कर दीजिए तो 473 बन जाएगा। इसको आप करोगे तो एफिशिएंसी निकल आएगी। तो एफिशिएंसी करने के बाद हमारे पास कितनी आ रही है बेटा, वो आ रही है 0.374, 0.374, ये निकल गई एफिशिएंसी। इस एफिशिएंसी को उठाकर यहां ले आओ, तो एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में डाल दो, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q1। अब हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है, 0.374, ठीक है, इक्वल टू वर्क डन कितना है, 10 किलोवाट। 10 किलोवाट का मतलब क्या है, हमारे पास इसका जितनी वर्क प्रोड्यूस कर रहा है 10 किलो जूल का, तो 10 अपॉन Q1 निकल जाएगा बेटा, Q1 निकलेगा। Q1 कैसे निकलेगा, Q1 इधर ले आओ, ये इधर ले जाओ, तो Q1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.374, तो Q1 निकल आएगा बेटा, कटने के बाद 26.73 किलोवाट, ये निकल आएगा Q1। इस Q1 को यहां पे डाल दो बस, 26.73 माइनस Q2 इक्वल टू वर्क डन कितना है 10, ये इधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, 26.73 ये इधर आ जाएगा -10 और Q2 उधर चला जाएगा, तो ये आ गया 16.73 किलोवाट हमारे पास आंसर आ जाएगा Q2। तो 16.73 ये आ जाएगा, 16.3 के करीब आ जाएगा ये, तो डी इज द राइट आंसर। एनीवन, किसी का कोई रिप्लाई नहीं बेटा, किसी का कोई रिप्लाई नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं करना चाहता क्वेश्चन का, इन क्वेश्चंस का रिप्लाई करो बेटा, ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करो। अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो हमें भी मजा नहीं आता इन क्वेश्चन को कराने का। आप भी रिप्लाई करो, गलत करो चाहे गलत करो, लेकिन करो। ओके विनोद जी, ओके ग्रेट, ठीक है, ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे मतलब मजा आया ये क्वेश्चन पढ़ के, आपको शायद दिख रहा होगा सही तरीके से, तो मैंने जूम करने की कोशिश की है। A Mercedes-Benz car engine has swept volume of 300 cc and a clearance of 25 cc. क्लियरेंस है 25 सीसी का, स्वेप्ट वॉल्यूम है 300 सीसी का, इट्स वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज 0.88, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज 0.9, द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इनटेक इन पर स्ट्रोक इज, तो इतना कुछ दे दिया,
मैंने माना कि रॉन्ग है, ठीक है। नहीं नहीं, रॉन्ग क्यों है बेटा, अगर सही है तो सही है। चलो जल्दी से करो इसको। देखो हमारे पास क्या है, कहता है कि एक मर्सिडीज बेंज कार है, उसका स्वेप्ट वॉल्यूम 300 सीसी का है, उसके अंदर क्लियरेंस वॉल्यूम 25 सीसी की है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी उसकी 0.88 की है, मैकेनिकल एफिशिएंसी 0.9 की है। दो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इन टेकन इन पर स्ट्रोक, तो पर स्ट्रोक में अंदर वॉल्यूम कितनी आएगा। तो इसमें आपको बताऊं, कुछ चीजें फालतू की दे रखी हैं, हमें जरूरत ही नहीं उनकी। कुछ चीजें फालतू की दे रखी है, क्यों दे रखी है, ताकि सिर्फ आपको डराया जा सके, सिर्फ आपको डराने के लिए उन्होंने खेल खेले हैं और कुछ नहीं है उसके अंदर। कैसे है मैं आपको बताता हूं, अभी यहां पे आ जाइए। अब देखो इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा क्वेश्चन सिर्फ इन दोनों के बेस पे है, बस इस दोनों के बेस पे। क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है कि एक्चुअल 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 वॉल्यूम ऑफ एयर एंटर, एक्चुअल कितनी एंटर कर रही है, ठीक है, अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, बस अपॉन क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम। ये होता है हमारे पास क्या, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये निकालना है दोस्त, बताओ। और हम इस क्वेश्चन को देख के सच में अरे यार क्या कुछ पूछ रखा है ना, पढ़ के डर जाते हैं। बच्चों का ये हाल है, ओहो सर न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल है नहीं वो सिर्फ आपको उलझाने के लिए बोला है नहीं वो न्यूमेरिकल। देखो ये दे रखा है 0.88 वॉल, ऊपर निकालना है एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल कितना आ रहा है, और स्वेप्ट वॉल्यूम हमारे पास 300 सीसी का है, बस लो जी, सेंटीमीटर क्यूब का है, 300 सीसी का है। इसको इधर ले आओ, बस 0.88 को मल्टीप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम करना है, ठीक है, इतना सा काम करना है। अगर हमारा ज्यादा हो ना तो भी हम कहें, तो ये सिर्फ इतना करके 264 जो है सीसी राइट आंसर आ रहा है हमारे पास, 264 सीसी है। चीज अच्छी ना, चीज अच्छी है कि आपको डराया जाए बस, और कुछ नहीं। डराने का मेन मकसद आया था उनका कि डराएं इनको, बच्चों को डराएं, और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलिए इस क्वेश्चन में आगे ओके। अ बल्ब ऑफ 100 वॉट कैपेसिटी, एक बल्ब है हमारे पास, तो वो 100 वॉट की कैपेसिटी का है, वॉज स्विच्ड ऑन, उसको ऑन किया गया, इन अ थर्मली इंसुलेटेड रूम, एक रूम है वो थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब उसके अंदर हीट अंदर रहेगी तो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। उसका साइज है रूम का 2.5 x 3 मीटर क्यूब, ये उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे दी कि रूम हमारे पास ऐसे लंबा चौड़ा ऊंचा इतना दे रखा है, ये तीनों दे दिए, 2.5, 3 और 3 मीटर, सब में मीटर 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 वैल्यू दे दी। एंड टेम्परेचर 20 डिग्री, इसका टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ रूम एट द एंड ऑफ 24 आवर। अब हमारा बल्ब जो है वो चल रहा है 100 वॉट का, वो एनर्जी दे रहा है, वो क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। यहाँ पे एक बल्ब बना लेते हैं कि हमारे पास भाई साहब क्या चल रहा है, इसके अंदर एक बल्ब चल रहा है, इसके अंदर हमारे पास एक बल्ब चल रहा है, और इस बल्ब के कारण क्या हो रहा है, हीट अप हो रहा है, रूम हीट अप हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा खेल गलत है, थोड़ा सा खेल गलत है। गलत क्या है कि हमें कुछ वैल्यूज हमें नहीं दी, और हमें वो पता होनी चाहिए, ये हमें पता होनी चाहिए कुछ वैल्यूज जो हमें नहीं दी है, ठीक है। देखो एक तो रीजन ये है, एक मैं बताता हूं, इसके अंदर क्या है, देखो बल्ब चल रहा है, गर्म क्या होगा कमरे के अंदर, गर्म क्या होगा, वो होगी एयर, एयर गर्म होगी। अब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, हमारे पास क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम बाहर नहीं है, ओपन नहीं है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है, जितनी हीट अंदर से आ रही है वो अंदर ही रह रही है, तो वो क्या कर रही है, वो एयर का टेम्परेचर, एयर की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रही है। तो हमारे पास जितना भी आप वर्क करोगे ना, एक तरह से आप जितना भी वर्क करोगे, तो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू जो होगा वो उसकी क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, बस इतना सा आपको बताना चाहिए। अब वर्क क्या है, वर्क कर रहा है बल्ब, बल्ब कर रहा है 100 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब है, वो 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है,
ठीक है, 24 घंटे चल रहा है, तो 24 घंटे में वो कितनी हीट एनर्जी दे देगा? 24 घंटे चल रहा है, क्योंकि उसने बोला है कि देखो 24 घंटे के बाद क्या बताओ, 24 घंटे के बाद का बताओ। तो हमें 24 घंटे का बाद का बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब निकालेंगे सेकंड में। सेकंड में मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये सेकंड में निकलाएगा। तो हमारे पास कितने सेकंड में वो कितनी एनर्जी दे रहा है, पूरे 24 घंटे का आ जाएगा। 24 घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड हमारे पास आ जाएंगे, तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा कि इसका वर्क कितना है, तो ये निकल आएगा। अब इंटरनल एनर्जी की बात करें तो एमसीवी डेल्टा टी, एमसीवी डेल्टा टी, एम कितना है? अब ये खतरनाक चीज है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन माना जा सकता है कि अगर आप एई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मुश्किल होता है कि जेई के एग्जाम में कम पूछा जाता है। देखो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए एम कैसे निकले, मास ऑफ एयर कैसे निकले। वो निकलेगा बेटा कि आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए एयर की, एयर की डेंसिटी पता होनी चाहिए, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है, वॉल्यूम पता लग जाएगा इससे। डेंसिटी ऑफ एयर वो याद कर लीजिए, वो होती है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1.2 किलोग्राम होती है 1 मीटर क्यूब में, 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन हमारे पास मीटर क्यूब है कितने, वो है 2.5 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, ठीक है, तो ये आ जाएगा अराउंड कितना आ जाएगा बेटा, ये कैलकुलेट करके देखना बेटा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.5, तो ये आ जाएगा 22.5, 22.5, 22.5 मीटर क्यूब। तो ये बन जाएगा मास, ये बन जाएगा मास, 2.5 हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम आ गया, तो मास ऑफ एयर कितना देगा, मल्टीप्लाई करिए तो 27 किलोग्राम बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 27 किलोग्राम। तो ये है बेटा मास, तो ये आ गया 27 किलोग्राम। अब सीवी हमारे पास एयर का याद होना चाहिए, तो हमारे पास देखो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एयर, उसके लिए 0.700 एग्जैक्ट वैल्यू होती है इसकी 0.717, याद कर लो इसको 0.717। डेल्टा टी टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर है और इनिशियल टेम्परेचर है उनको माइनस कर दो। इनिशियल कितना है हमारे पास, इनिशियल है ये 20 डिग्री हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है, तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर। बस इसको हमें कैलकुलेट करना है, इसमें से इनिशियल टेम्परेचर डाल दीजिए, फाइनल निकल जाएगा, और ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब करके देखो, अब करके देखो, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो रिप्लाई में हमें आंसर दीजिए, तो कितना आता है आपका, रिप्लाई करें इसका। 100 वाट 1 घंटे में हीट आउट करेगा। 100 वाट, वॉट बेटा क्या होता है, वॉट जो होता है ना, वोट होता है वो सेकंड में होता है। वॉट क्या होता है, वॉट का मतलब ही यही होता है कि जूल पर सेकंड। वॉट अगर लगाओगे ना बेटा बच्चे, वॉट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है जूल पर सेकंड। इसकी डेफिनेशन ही यही है वॉट की, वॉट की डेफिनेशन ही यही है कि जूल पर सेकंड। ये 100 जूल पर सेकंड दे रहा है, तो हमने सेकंड निकाल लिए, कितने सेकंड है हमारे पास, हमारे पास है 24 इंटू 60 सेकंड है, तो इतने सेकंड, एक सेकंड में इतनी बिजली दे रहा है हमारे पास, हीट दे रहा है, और इतने सेकंड में कितनी दे रहा, हमने ये निकाल दिया। अब बात समझ आएगी, अब बात समझ आएगी ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको आपने कर लेना है। इनिशियल आप डालोगे तो 20 डिग्री, इनिशियल डालोगे, इनिशियल आप डालोगे, यहां पे मैं डालता हूं, तो इनिशियल जो है वो 20 डिग्री है हमारे पास, कितना है 20 डिग्री, 20 डिग्री। तो हमारे पास फाइनल निकल आएगा, इसको बस इधर उधर करके हमने फाइनल निकाल देना है। तो इसका राइट आंसर कितना निकलेगा, राइट आंसर है 470 डिग्री। राइट आंसर फाइनल टेम्परेचर क्या है, 470 डिग्री। इतना डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, 470 डिग्री। चेक करना बेटा एक बार, ठीक है, 470 डिग्री, इतना बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। चेक करना एक बार, चेक करना एक बार, इतनी हीट पैदा कर देगा ये, तो इतनी हीट पैदा कर देगा अगर ये चलेगा तो, एक चलेगा तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो सकती है। एक बार चेक कर लेना बेटा इस क्वेश्चन को, अगर कहीं गड़बड़ होती है तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें।
ठीक है, आगे चलो। अ कंटेनर फिल्ड विद 2 किलोग्राम ऑफ O2, हमारे पास क्या आता है, 2 किलोग्राम ऑक्सीजन फिल है एक कंटेनर में एट अ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे है, उसका टेम्परेचर है 27 डिग्री से 127 डिग्री, और उसका कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर राइज जो हो रहा है 27 डिग्री से 127 डिग्री हो रहा है। ओके, द हीट सप्लाइड इन दिस प्रोसेसेस, तो हमारे पास हीट सप्लाई हमें बतानी है कि कितनी हीट सप्लाई होगी, हीट सप्लाई होगी। जल्दी से इस क्वेश्चन को करो बेटा, ठीक है, इस क्वेश्चन को करो। अब इस क्वेश्चन में एक पंगा है, एक छोटा सा पंगा क्या है, देखो हमें हीट सप्लाई का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर पे वो होता है mCp डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है, T2 माइनस T1। अब हमारे पास देखो m, मास की बात करें तो 2 किलोग्राम हमारे पास है, इसकी टेंशन नहीं है हमें, इस बार इसकी टेंशन नहीं है कि हमारे पास ये दिया है या नहीं दिया, तो हमारे पास 2 किलोग्राम ऑलरेडी दे रखा है, 2 किलोग्राम। अब दिक्कत है यहाँ पे सीपी की। अब देखो इसमें सीपी जो है ना ऑक्सीजन का, वो आपको कहीं ना कहीं दे देना चाहिए, एग्जाम अगर होगा उसमें आपको दे देगा, यहां पे नहीं दे रखा, नहीं तो नॉर्मली जेई के एग्जाम में इसकी वैल्यू दे रखी होती है, और वो होती है सीपी की वैल्यू ऑक्सीजन की 0.918, 0.918। अब चाहे कहीं पे साइड पे लिख लो कि सीपी ऑफ ऑक्सीजन, सीपी ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 0.918 किलो जूल, इस तरह से, मतलब आप इन वैल्यू को लिख के रखो, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ये लिख के रख लो कहीं पे। T2 हमारे पास है 127 और ये है 27, तो इसको माइनस कर दीजिए और हमारे पास Q आ जाएगा, कितना Q है, ठीक है, बोल दो बेटा, ठीक है, कुछ तो बोलो, चुप ही हो गया आज, ठीक है, एनीवन? जल्दी से बोलो बेटा, करें आगे, नेक्स्ट करें क्वेश्चन, नेक्स्ट करें। तो क्वेश्चन हमारे पास चलते रहते हैं बेटा, और क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा कर लीजिए। 183.6, 183.6, ठीक है, शाबाश, 183.6, तो मतलब ये है 182, 182 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो ये बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, ये सीपी की वैल्यू या तो याद करो, और या हमारे पास कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में दिया होगा तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है अगर आपको ये वैल्यू दे रखी है। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं। इन अ साइक्लिक प्रोसेस, ये मैं नहीं करवा रहा, ये आप करेंगे, ठीक है। इन अ साइक्लिक प्रोसेस हीट ट्रांसफर आर 157 किलो जूल, 157 किलो जूल माइनस 262 किलो जूल और माइनस 486 किलो जूल और प्लस कितना 315 किलो जूल, ठीक है। नेटवर्क फॉर दिस साइकिल, नेटवर्क निकालना है फॉर दिस साइकिल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के लिए नेटवर्क निकालिए, नेटवर्क निकालिए जल्दी से, इसका तो बता दो बेटा साइक्लिक प्रोसेस का। नेटवर्क ये तो निकाल दो, साइक्लिक प्रोसेस में नेटवर्क कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जल्दी से थोड़ा सा स्पीड अप। 276, ओके 276, तो ये आएगा बेटा माइनस में आएगी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे दी नहीं रखे क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आएगी, इनको कुछ नहीं प्लस माइनस करना है, 276 आ जाएगा बस, 276 किलो जूल इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है कि पहले हमने क्या किया, इसके अंदर हीट दी, फिर हीट छोड़ दी, फिर हीट आई, फिर हीट छोड़ दी, हीट अंदर आई, हीट बाहर गई, हीट अंदर आई, हीट बाहर आई, जो अंदर आई है वो प्लस वाली है, जो हमारे पास अंदर आई है वो क्या है, प्लस वाली है, जो बाहर गई है हमारे पास वो नेगेटिव वाली है, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है हमारे पास, इस तरह से आता है। ओके, when Mach number is more than 6 the flow is called, तो ये तो मैंने करवाया हुआ बेटा,
ये तो बता दीजिए। ये तो बता दीजिए बेटा। डी, शाबाश। हाइपरसोनिक, शाबाश। हाइपरसोनिक इज द राइट आंसर बेटा। हाइपरसोनिक जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज होती है ना बेटा, ये देखो याद कर लो इसको। सोनिक वाले में एम, हमारे पास एम, तो ये क्या होता है हमारे पास मैक नंबर। और मैक नंबर का आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ये सर ने मुझे लगता है आपको करवाया है, हीट ट्रांसफर वाले सर ने इनर्शिया फोर्स करवाया कि नहीं करवाया, ये बताना बेटा। मुझे लगता है एक बार कह रहे थे सर, कह रहे थे कि डायमेंशनल फोर्सेस मैंने आपको करवानी है ये, ठीक है। तो इलास्टिक फोर्स, डायमेंशनल नंबर जो है इलास्टिक फोर्स, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये बार हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास इसमें निकालना होता है, तो वो हमारे पास क्या निकलता है, एम क्या हो जाता है, एम हो जाता है वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अपॉन सी। सी मतलब स्पीड ऑफ साउंड। तो इनको कंपैरिजन करना होता है। अगर 0.8 से कम है, याद कर लो, कहीं पे लिख लो इसको, 0.8 से कम है तो उसको कहते हैं सब सोनिक फ्लो। सब सोनिक फ्लो। 0.8 से 1.3 है तो उसको कहते हैं ट्रांससोनिक। ट्रांससोनिक का मतलब क्या है, वो चेंज हो रहा है अभी। ओके, मैं नहीं बताया, ठीक है। ओके, एम इजिकल टू 1 सोनिक फ्लो होता है। एम इजिकल टू 1 सोनिक फ्लो। 1 से 5 होता है सुपरसोनिक, और 5 से ज्यादा होता है हाइपरसोनिक। 5 से ज्यादा होता है हाइपरसोनिक। जल्दी से लिखो इसको। मैक नंबर तो मैंने बता दिया था बेटा। प्रमोद, आपको ना डायमेंशनल नंबर सारे, मुझे लगता है एक बार सर ने बोला था कि डायमेंशनल नंबर मैं करवा रहा हूं सर बच्चों को। मैक नंबर तो एक हो गया, इसके अलावा रेनॉल्ड नंबर, ये सारे नंबर आपको करवाए थे सर ने। तो मुझे लगता है एक बार बोला था सर ने कि वो सारे डायमेंशनल नंबर इनको करवाए हैं मैंने, ठीक है। चलो इसको लिख लिया होगा। in open cycle gas turbine works on an sorry in an open cycle gas turbine। तो open cycle gas turbine किस पे वर्क करती है, ये बताइए बेटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसका रिप्लाई करो बेटा, इसका रिप्लाई करो पहले। एन ओपन साइकिल गैस टर्बाइन वर्क्स ऑन, इसका रिप्लाई करो पहले। जल्दी से बेटा, आपका रिप्लाई वेट कर रहा हूं मैं, वेट कर रहा हूं आपका। नहीं, अरे मेरा बच्चा, जूल साइकिल होता है हमारे पास बेटा, जूल साइकिल, जूल साइकिल। तो जूल साइकिल जो होता है गैस टरबाइन के लिए होता है, जिसको हम ब्रेटन साइकिल भी बोल देते हैं, ब्रेटन साइकिल भी बोल देते हैं, ठीक है। ब्रेटॉन साइकिल भी बोल देते हैं या जूल साइकिल भी बोल देते हैं। तो जैसे आपको उसमें बताया था मैंने कि बेल कॉलेमन, और बेल कॉलेमन के 3 नाम है, बताओ बेल कॉलेमन। अब बच्चे कहे कि ये नहीं कराया, वो नहीं करवाया सर आप, बेल कॉलेमन में, बेल कॉलेमन के 3 नाम है। रिवर्स जूल भी है, ठीक है, रिवर्स जूल भी है, रिवर्स ब्रेटन भी है, रिवर्स ब्रेटन भी है। तो ये अलग अलग नाम है। अब मैं क्या करूं, अगर उन्होंने तीनों ने योगदान डाला था इन काम में तो उनका नाम आया है। रिवर्स जूल है, रिवर्स ब्रेटन है, बेल कॉलेमन है, जूल साइकिल को ब्रेटन साइकिल भी बोलते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, सी। शाबाश, ठीक है। ओके, चलो आगे चलिए, आगे चलिए। यहां पे आ जाते हैं। रोटरी कंप्रेसर आर यूज फॉर डिलीवरिंग। रोटरी कंप्रेसर क्यों यूज किए जाते हैं? Small quantity of air at high pressure, large quantity of air at high pressure,
स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर एट लो प्रेशर या लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर एट लो प्रेशर? एनीवन? इसका रिप्लाई कोई करेगा? थोड़ी स्पीड पे, थोड़ी सी स्पीड दिखाइए, ठीक है, टाइपिंग की थोड़ी स्पीड दिखाइए, जैसे कि ऐसा समझो कि किसी से बातें कर रहे हो, चैट कर रहे हो, तब बड़ी स्पीड दिखाते हो। डी, शाबाश शाबाश, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर एट लो प्रेशर, लो प्रेशर देता है लेकिन ज्यादा क्वांटिटी हमारे पास आती है, ज्यादा क्वांटिटी हमारे पास आती है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें कुछ बातें हैं बेटा, वो लिख लीजिए। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर के आपस में दोनों में प्रेशर रेशियो, पहली बात तो प्रेशर रेशियो, हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है उसमें हमारे पास जो होता है डिस्चार्ज प्रेशर हाई होता है, डिस्चार्ज प्रेशर हाई होता है, वो पूरा रेस्पिरेटिंग कंप्रेसर जो है कंप्रेस करके देता है, ठीक है। उसमें प्रेशर रेशियो जो होता है पर स्टेज 4 to 7 होता है, 4 to 7 होता है, और इसमें जो प्रेशर रेशियो होता है 3 से 5 के बीच में होता है, मतलब प्रेशर रेशियो थोड़ा लो होता है इसके अंदर, रोटरी वाले के अंदर थोड़ा कम होता है। हैंडल वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है क्वांटिटी ऑफ एयर हैंडल इज लो, लो क्वांटिटी ऑफ एयर को हैंडल करता है 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड कह रहा हूं, 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड के पास, और इसमें 500 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बताओ कहां 50 कहां 500, 10 गुना, 10 गुना एयर हैंडल कर लेता है, 10 गुना एयर हैंडल कर लेता है किसमें? रोटरी कंप्रेसर में, किसमें? रोटरी कंप्रेसर में। ओके, नेक्स्ट है वाइब्रेशनल प्रॉब्लम। अब वाइब्रेशनल प्रॉब्लम जो आती है वो आती है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी, स्पीड ऑफ कंप्रेसर, यहाँ पे लो स्पीड है और इसमें हाई स्पीड है, हाई स्पीड है किसमें? रोटरी वाले में। हमारे पास वाइब्रेशन प्रॉब्लम, इसमें वाइब्रेशन होती है, रेस्पिरेटिंग जो होता है उसमें वाइब्रेशन बहुत होती है, इसमें रोटरी पार्ट है जो बैलेंस कर सकते हैं और वो उसमें वाइब्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है, नहीं आती है। साइज ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर का साइज जो है तो बहुत ज्यादा होता है, इसका बल्कि साइज होता है, बड़ा साइज होता है इसमें, और इसमें हमारे पास साइज जो होता है स्मॉल होता है, ठीक है। और सूटेबिलिटी फॉर मीडियम टू हाई प्रेशर रेशियो, ज्यादा प्रेशर चाहिए वहां पे, मीडियम प्रेशर चाहिए वहां पे, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है? फॉर लो एंड मीडियम गैस वॉल्यूम, कम वॉल्यूम और ज्यादा प्रेशर, और यहाँ पे क्या है? लो टू मीडियम प्रेशर लेकिन ज्यादा वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम, उल्टा है एक दूसरे के, उल्टा है एक दूसरे के, ठीक है। ओके विनोद जी, ये नहीं है उसका, ठीक है, आगे चलिए। In a centrifugal compressor, an increase in speed at given pressure ratio causes, तो हमारे पास क्या कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, उसके अंदर अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो उसके कारण एट गिवन प्रेशर रेशियो, उसी प्रेशर रेशियो पे स्पीड बढ़ा दें तो उसके कारण क्या होगा? उसके कारण क्या होगा? उसके कारण क्या होगा? जल्दी से बताइए बेटा, थोड़ा स्पीड अप करो यार, जो भी रिप्लाई आते हैं थोड़ा स्पीड अप कर दीजिए, करिए थोड़ा स्पीड अप करिए। देखिए हमारे पास इस केस में होगा क्या? इस केस में फ्लो तो बढ़ जाएगा लेकिन एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाएगी, तो बी इज द राइट आंसर। एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज कर जाती है लेकिन फ्लो इंक्रीज कर जाता है। अगर क्या कहता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, आप स्पीड बढ़ा दो लेकिन हमारे पास जो प्रेशर रेशियो वो ना बदले, तो वो ना बदलेगा तो हमारे पास क्या होगा? फ्लो बढ़ जाएगा लेकिन एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाएगी। इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए, शाबाश। ओके, अ लार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रिजल्ट्स इन, अगर हमारे पास क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ाते हैं किसमें? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, तो उसके क्या होगा? रिड्यूस वॉल्यूम फ्लो रेट, इंक्रीज वॉल्यूम फ्लो रेट, लोअर सक्शन प्रेशर या लोअर प्रेशर डिलीवरी। तो इसके कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम क्या कर देते हैं, अगर हम इसमें प्रेशर भी इंक्रीज हो तब किसमें? तो प्रेशर चेंज, देखो प्रेशर रेशियो जो चेंज होता है तो वो तो फायदेमंद बात है बेटा, लेकिन प्रेशर हमारे पास सेम रह रहा है क्योंकि हमारे पास प्रेशर वाली वैल्यू जो होती है ना, प्रेशर जैसे प्रेशर रेशियो जो चेंज करते हैं वो हमारे पास फायदेमंद चीज है, लेकिन हमारे पास अगर प्रेशर सेम रखते हैं तो फायदा नहीं मिलता हमें। प्रेशर रेशियो तो बढ़िया है, अच्छी बात है, प्रेशर रेशियो बढ़ाए तो ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा ये बताइए, ठीक है। तो हमारे पास अगर क्लियरेंस वॉल्यूम क्या करते हैं, लार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम करते हैं, तो उसके कारण क्या होगा? वॉल्यूम फ्लो रेट कम हो जाएगा बेटा, रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस कर देता है हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। चलो
ये थे आज के क्वेश्चंस बेटा। आई होप ये आपको अच्छे लगे हों, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आप देखो, हर बार कहूंगा एमसीक्यू की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है इसकी। जितना आप कर सकते हैं, आप में दम है उतना कीजिए, और प्रैक्टिस ही आपके माइंड को परफेक्ट बनाएगी। कोई नहीं बना सकता। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिस आपके हाथ में है। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जितनी हो सकती है उतनी ज्यादा कीजिए, और इधर उधर का ध्यान बंद कीजिए कि मैं उससे बात कर लूं, मेरा वो है, मैं गाना सुन लूं, मैं एक वीडियो देख लूं। यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो भी मिलता है यहाँ पे मिल रहा है। यूट्यूब मत खोलिए बेटा, यूट्यूब भी टिकटॉक की तरह हो गया कि टाइम पास करवा रहा है। तो आप अगर टाइम पास करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको एक ही राय दूंगा आजकल, ठीक है। सक्शन वॉल्यूम तभी तो क्या है, इसमें तो सक्शन ज्यादा होना चाहिए, सक्शन ज्यादा नहीं बेटा। देखो, वॉल्यूम फ्लो रेट की बात कर रहा है, बात चीज आप ना समझते नहीं हो। वॉल्यूम फ्लो रेट की बात कर रहा है, दोनों डिफरेंस होता है। वॉल्यूम और वॉल्यूम फ्लो रेट की बात करना कि कितने सेकंड में कितना हमारे पास वॉल्यूम जाएगा, उसके कारण हमारे पास होता है, ठीक है। देखो, स्वेप्ट वॉल्यूम मेन चीज है हमारे पास, स्वेप्ट वॉल्यूम बहुत जरूरी होता है। क्लियरेंस वॉल्यूम हमारे पास अलग चीज है। जब हम देखते हैं तो प्रेशर बढ़ाना हो, क्लियरेंस वॉल्यूम की चेंजेस आते हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम जो होता है ज्यादा वॉल्यूम इनसाइड लाने देता है, क्योंकि आप क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ाओगे तो हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम कम होता है, तो उसके कारण, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, और मैं बार बार कहूंगा यूट्यूब से बचो, आजकल यूट्यूब भी खतरनाक हो गया। चलो ठीक है, बाय, कल मिलते हैं बेटा।